नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज दोपहर के इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना। जानकारी कुछ ऐसी है कि मुख्य सचिव का यहां पर आदेश है सभी आंगनबाड़ी बहनों को, और इस लॉकडाउन के चलते क्वारंटीन होने के लिए आंगनबाड़ी की अहम भूमिका क्या रहेगी उन लोगों के लिए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा कार्यकर्ती ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए। आपके घर में भी कोई है तब भी आप जानकारी ले लें, बहुत ही काम का ये लेटर है। और इस लेटर को अभी हम पूरा आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत ही अहम जानकारी इसमें लिखी हुई है, पूरा अंडरलाइन भी हमने पहले से कर रखा है और आप लोगों को एक बढ़िया जानकारी इस लेटर में आज मिलेगी। साथ ही और भी इसमें लेटर हैं, वो लेटर भी हम दिखाएंगे। जैसे एक और ये लेटर, कुछ जानकारी है उन्हें आप सबसे पहले देख ले। हमने एक याद है कल एक वीडियो दिया था आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के। यहां पर जो एक कंपनी थी, आपकी जो संस्था थी बोल सकते हैं, वेदांता फाउंडेशन, तो वो लोग चाहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाए। इस चीज को लेकर के, इस जो कार्यक्रम को लेकर के, या फिर यूं कहें इस बड़े बदलाव को बाल विकास में यहां पर बहुत ही अलग अलग नजरों से लोग देखते हैं। यहां पर हमने कहा था आंगनबाड़ी का हक वगैरह हाथ से जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। आप सबकी राय भी मांगी थी। फिलहाल के लिए यहां पर हमारी सुनंदा तिवारी बहन है, उनका मैसेज हमारे पास आ चुका। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो सुनंदा तिवारी बहन, तो उन्होंने व्हाट्सएप से जानकारी कर मुझे लिखा है कि यह वही संस्था है जो आंगनबाड़ी केंद्रों को निजी हाथों में देने के लिए प्रयासरत है। बहुत सी जगहों पर वेदांता अपनी संस्था के माध्यम से आंगनबाड़ी को पहले गोद लेकर फिर केंद्र संचालन में बदलाव कर धीरे धीरे कब्जा कर लिया है। जो लोग इसको बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं उसको एक दिन पछताना पड़ेगा। आईसीडीएस में एनजीओ का हस्तक्षेप किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का बाल विकास विभाग अब इसमें एनजीओ वाले धीरे धीरे एंट्री मार रहे हैं, और ये लोगों के यदि जिम्मेदारी मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो आंगनबाड़ी का क्या होगा। ये छोटे छोटे एनजीओ इसमें आएंगे, फेर बदल कर रहे हैं, तो ऐसे में पढ़ाई की जिम्मेदारी इनके कंधों पर सरकार डाल देगी। बाकी की चीजों की जिम्मेदारी तो आप लोगों को पता है, आंगनबाड़ी का मेन काम आंगनबाड़ी पर कराया नहीं जा रहा। स्वास्थ्य विभाग के काम, कोरोना में ड्यूटी, ये सब आंगनबाड़ी पर डाले जा रहे हैं। बीएलओ काम, चुनाव ड्यूटी। अब आंगनबाड़ी का कोई लिखित रूप में कोई बढ़िया जब कोई काम ही नहीं रह जाएगा जिसके लिए उनकी स्थापना हुई थी, तो यहां पर आगे बहनों दिक्कत होगी। तो आप लोगों को ये एक सलाह देना चाहते थे, सुनंदा तिवारी बहन चाहती हैं कि आवाज आंगनबाड़ी बहनों तक जाए, हमने ऑल इंडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा दी। यहां पर रूनू प्रधान बहन है, उड़ीसा से हैं, उन्होंने मैसेज किया है। आप सब जानते हो मैं काफी राज्यों से खबरें नहीं दे पाता हूं, उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास वहां से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर नहीं है और उनके द्वारा हमारे तक ज्यादा मदद स्वरूप जानकारी भी इकट्ठा नहीं होती, या बहनें अपनी समस्या नहीं भेज पाती। लेकिन बहुत सी ऐसी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनको पता है कि ऑल इंडिया जब भी उनके वहां कभी धरना होता है तो पूरा सहयोग करता है यदि हम तक उनकी आवाज आती है। तो यहां पर उड़ीसा से आप सब जानते हो काफी खबरें नहीं आती, फिर भी बहन डेली वीडियो देखती हैं, अन्य राज्यों की भी वो खबरें देखती हैं। यहां पर उन्होंने बताया है कि उड़ीसा में भी यही जो है लॉन्च हो गया है, पर बच्चों की जो है मम्मी और घर वाले ये पढ़ेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें पढ़ाई का सिस्टम ऑनलाइन उड़ीसा में आंगनबाड़ी केंद्रों में लॉन्च हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बाकी की चीजों में तो लॉन्च ही था प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन अब आंगनबाड़ी में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आंगनबाड़ी की जो घर वाले हैं, जो यानी कि जो बच्चों के घर वाले हैं वो पढ़ेंगे, और जिसके पास मोबाइल नहीं है उसके पास जो है किताब भिजवाई जाएगी। ऐसा उनके वहां का जो गवर्नमेंट जो है आदेश आया है, नोटिस आया, उसके अनुसार बहन कह रही है कि उनके वहां तो ये होगा कि कॉपी किताबें जो होंगी वो उनको भिजवाई जाएंगी जिनके घर में मोबाइल नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए कब तक वहां उड़ीसा में मोबाइल वगैरह को लेकर के किताबें भिजवाई जाती हैं, जिनके पास मोबाइल वो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऑनलाइन जो पढ़ाई करेंगे उसमें भी दिक्कत ये है कि रिचार्ज का पैसा लाभार्थी अपना थोड़ी ना जेब से खत्म करेगा, तो वो भी कहेगा हमारे पास मोबाइल नहीं है और हमें भी किताब कॉपी चाहिए, क्योंकि यहां पर इन चीजों को लेकर के काफी दिक्कतें। एक ये लेटर सबसे पहले देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में जारी है। उसके बाद हम सचिव के लेटर पर आते हैं और आंगनबाड़ी आशा की जो सूचनाएं हैं, जो उनको करना है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई, उसको हम फटाफट देखेंगे। यहां पर मुजफ्फरनगर में बाल विकास परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी बहनों लेटर जारी किया है 2 मई को, और इसमें वो बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण वगैरह से जुड़ी हुई जानकारी है। लॉकडाउन के दौरान लाभार्थी को डोर टू डोर पहली बार टेक होम राशन का वितरण करना है। साथ ही आपको बता दें इसमें यह भी लिखा हुआ है कि दिनांक 6 मई 2020 से 9 मई 2020 के मध्य अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगी पोषाहार का वितरण डोर टू डोर जाकर के, घर घर जाकर के। इसमें लिखा है आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी ग्राम प्रधान एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य अवगत कराते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाभार्थियों को पोषाहार बांटे। तो ग्राम प्रधान भी साथ में जो है आपका सहयोग करेंगे। आगे देख सकते हो लिखा हुआ है पोषाहार वितरण के समय वितरण रजिस्टर पर लाभार्थी अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि वितरण
वितरण रजिस्टर में जो है अंकित करेंगी तथा पोषाहार वितरण एवं रजिस्टर की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है प्रतिदिन अनिवार्य रूप से डालेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा तथा किसी भी दशा में भीड़ एकत्र न होने दें। मुंह को ढक कर रखें और तथा हाथों को प्रत्येक घंटे साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। साथ ही लाभार्थी के परिवार को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित करें। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति बाहर से आए या खांसी बुखार से पीड़ित हो तो इसकी सूचना तत्काल अपनी आशा कार्यकर्ता को अवगत कराएं। साथ ही लिखा है उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। आदेश तो हमारे विभाग ने निकाल दिया कि आंगनबाड़ी जो फोटो भी लें, हस्ताक्षर भी लें, जो बाहर से आते हैं उनकी भी निगरानी करें, ये तमाम करें। लेकिन आंगनबाड़ी के लिए सुरक्षा के इंतजामों की हमारे अधिकारी बात कभी करते ही नहीं है। और आंगनबाड़ी का मोबाइल में रिचार्ज का पैसा काफी लंबे अरसे से बकाया है, वो पैसा भेजने के लिए कोई बात करते ही नहीं, लेटर जारी होते ही नहीं है और आंगनबाड़ी का पैसा नहीं आता। आंगनबाड़ी की जेब से पैसा जा रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। इसके मद्देनजर कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं देता। निदेशालय से भी पैसे को लेकर के कोई बातें नहीं। काफी लंबे समय से कई महीनों का पैसा बकाया है, आंगनबाड़ी इसके लिए परेशान है। मैं डेली इस वीडियो में उनके मोबाइल रिचार्ज की समस्या उठाता हूं क्योंकि ये सबसे बड़ी है। फोन हर जगह है नहीं और आदेश हर जगह ऐसे ही निकाले जाते, किसी भी फोन से करो, अधिकारियों को क्या लेना देना है। तो यहां पर दिक्कतें आंगनबाड़ी बेचारी उठा रही है। हमारी सरकार देखे महिलाओं का आप कैसे सशक्तिकरण कर रहे हैं। महिला गठरी लेकर के पोषाहार की मैदान में गांव गांव घर घर घूम रही है। तो इन बेचारी महिलाओं पर कुछ तो जो है यहां पर दिखाएं कि यहां पर दया दिखाएं कि ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुछ सहूलियत दें। ये महिलाएं हैं, ये गठरी रख करके पोषाहार नहीं बांट सकती और उल्टे आप पुरुष जो आपके राशन वाले हैं वो बैठ करके एक जगह बांट देते हैं राशन, उनका सब कुछ ठीक है। आंगनबाड़ी को बेवजह परेशान करना सरकार हमारी, विभाग हमारा बंद कर दे, बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। यहां पर जो प्रवासी मजदूर हैं या कोई भी दूसरे राज्य से या जिलों से कहीं से भी घूम फिर करके आता है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, तो आंगनबाड़ी वर्कर, ग्राम प्रधान, आशा वर्कर, इन सबको तमाम लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि इन लोगों को बाहर रखना है, क्वारंटीन करना है। अब उस क्वारंटीन को लेकर के क्या क्या सावधानियां, क्या क्या कहा गया है उसके बारे में देखिए। लिखा है प्रवासी कामगारों के वापसी पर प्रबंध प्रोटोकॉल। तो नया प्रोटोकॉल आप लोग देखें, लिखा है प्रवासियों के आवागमन के पश्चात जिला शासन के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। तो जिला प्रशासन स्क्रीनिंग कराएगा। उसके बाद में लिखा है कि स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर इन्हें फैसिलिटी क्वारंटीन में रखा जाएगा। तो जिसमें लक्षण होंगे उसे फैसिलिटी क्वारंटीन में ले जाया जाएगा तथा जांच करवाने के पश्चात यदि वह संक्रमित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। यदि जांच हुई और वहां पर वो पॉजिटिव निकला तो उसको फिर भर्ती हो जाएगा। लेकिन जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नहीं पाए जाते हैं, जिनकी स्क्रीनिंग होंगी, लक्षण नहीं निकल रहा है, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें 7 दिन के लिए फैसिलिटी क्वारंटाइन में ही रखा जाएगा। उन्हें घर नहीं भेजा जाएगा, 7 दिन के लिए पहले फैसिलिटी क्वारंटाइन में उनको भी रखा जाएगा जिनके लक्षण नहीं निकल रहे हैं। साथ ही लिखा है रखकर उस रखने के बाद में जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद पुनः परीक्षण उनका फिर कराया जाएगा। फिर उसके बाद में यदि 7 दिनों में कोई भी वह संक्रमित नहीं पाया जाता है, मान लीजिए कोई निकला संक्रमित, तो उसका अलग प्रोसेस हो जाएगा। जो नहीं भी निकलेगा 7 दिन क्वारंटीन होने के बाद भी फिर उसमें बताया जा रहा है तो उन्हें अगले 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन भेज दिया जाएगा। तो 7 दिन पहले वहां रहना पड़ेगा। आपका जो फैसिलिटी क्वारंटाइन है वहां पर भी आप यदि ठीक ठाक हैं तब भी फिर आपको 14 दिन के लिए घर में भेजा जाएगा। वहां पर आप 14 दिन होम क्वारंटीन रहेंगे। उसके बाद बिना लक्षण वाले जब 14 दिन आपके गुजर जाएंगे फिर उसके बाद व्यक्ति को 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन वगैरह फिर किया जाएगा। तो 14 दिन के बाद भी आपको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो यहां पर संक्रमित नहीं पाया जाता है तो उसे अगले 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद फिर 21 दिन के लिए, लंबा प्रोसेस है, महीनों तक आप लोगों को एक जगह रहना यदि आप इधर उधर से घूम टहल के आ रहे हैं। तो यहां पर आगे आपको बता दें, आगे लिखा है जनपद में पहुंचने के पश्चात जिला प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्रवासी की स्क्रीनिंग के साथ साथ पता एवं मोबाइल नंबर सहित लाइन जो है लिस्टिंग तैयार किया जाए। लाइन लिस्टिंग, नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ उनका लेना चाहिए, उनका पूरा पता, एड्रेस सब होना चाहिए। अब इसके लिए देखते हैं क्या क्या नीचे यहां पर आदेश जारी हैं। अगले पेज पर हम आप लोगों को ले चलते हैं। ये अगला पेज आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सीधा हम 5वें पॉइंट पर आते हैं बिना समय गंवाए। लिखा है प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रमिक कामगारों जिनके घरों में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है उनको इंस्टीट्यूशनल वगैरह क्वारंटीन में रखा गया है। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं इधर उधर उनमें उन लोगों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आपको बता दें आश्रय स्थल हैं, क्वारंटीन कैंप हैं, इन सब में उनकी व्यवस्था हो रही है। अब इन सब में आंगनबाड़ी की क्या भूमिका रहेगी उस भूमिका पर हम आप लोगों को सबसे पहले ले चलते हैं ताकि आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को बोरियत भी महसूस ना हो और आपको यह भी ना लगे कि यह आंगनबाड़ी के लिए नहीं है। तो यहां पर 8वां पॉइंट आप नजर दौड़ाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति का नेतृत्व जो है वो ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाएगा।
तो जो निगरानी समिति बनाई गई है ना इन होम क्वारंटीन वाले लोगों पर जो बाहर से आ रहे हैं उनकी निगरानी पर, तो उसमें है समिति में आशा, आंगनबाड़ी चौकीदार और आपके युवक मंगल दल के प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्य ये सब रहेंगे। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र से संबंधित सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया गया है। तो जो शहर वाले क्षेत्र है वहां पर ग्राम प्रधान नहीं होते, वहां पर सभासद होते हैं, तो सभासदों को पूरा जिम्मेदारी नेतृत्व करने के लिए सौंप दिया गया है। आगे लिखा है मोहल्ला निगरानी समिति में आशा, सिविल डिफेंस और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि, नगर निकाय के क्षेत्रीय कर्मी तथा अन्य सदस्य होंगे एवं नगर विकास विभाग के द्वारा प्रवासियों का सर्विलांस एवं सहयोग किया जाएगा। समिति की संरचना जिलाधिकारी के द्वारा किए जाएंगे। गमछा वगैरह के लिए पहले बार सलाह दी जा रही है, जो भी होम क्वारंटीन वाले लोग हैं प्रवासी, वहां पर भी गमछा, मास्क, दुपट्टा कुछ भी अपना इंतजाम करें, मुख को ढके। साथ ही आपको लिखा हुआ है कि क्वारंटीन किए गए प्रवासी के घर में किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति भी नहीं होगी। साथ में हाथ और वगैरह को जो साबुन से भी आप लोगों को धोना होगा, इसके लिए आदत डालनी होगी। साथ में आपको बता दें क्वारंटीन किए गए प्रवासी के घर एकमात्र लिखा हुआ है कि मात्र एक अन्य सदस्य को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। इस व्यक्ति के द्वारा घर से बाहर निकलने एवं वापस आने के समय हाथों को सैनिटाइज साबुन के साथ धोना होगा, सैनिटाइजर वगैरह से भी। और साथ ही साथ देख सकते हो लिखा है निगरानी समिति के द्वारा इस कार्य हेतु लगभग 1 घंटे की अवधि निश्चित की जाएगी तथा उपरोक्त नियमों के अनुपालन की निगरानी की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा इस परिवार में 60 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिला हैं, मधुमेह वाले हैं या रक्तचाप वाले ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं, हृदय रोग की समस्या है, इन लोगों को बताया जा रहा है कि व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति से पृथक रहने की भी सलाह दी गई है। साथ ही आप लोगों को बता दें यहां पर और भी लिख करके आया है, जैसा कि ये तो यहाँ पर निगरानी समिति का जो है दूरभाष पर उपलब्ध कराएंगे, जो भी आपके आसपास के लोग होंगे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आशा कार्यकर्ता द्वारा घर के बाहर उचित स्थान पर क्वारंटीन फ्लायर वगैरह लगाया जाएगा और जिससे उस घर के क्वारंटीन के अंतर्गत होने वाली संकेत मिल सकेंगे, इसके बारे में भी उल्लेख पूरा कर दिया गया है। साथ ही आप लोगों को बता दें अगले पेज पर हम आप लोगों को ले चलते हैं। ये अगला एक पेज है, खांसी जुकाम बुखार वगैरह के बारे में जो लक्षण है उसको लेकर के भी सावधानियां बरतनी है। और आरोग्य सेतु ऐप के बारे में खास तौर पर बताया जा रहा है, चाहे आपकी आशा वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, सभी को आरोग्य सेतु ऐप अपने अपने लाभार्थियों को डाउनलोड करवाने। गांव क्षेत्र में भी इस तरह का प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, लोगों को भेजा जा रहा है आंगनबाड़ी को भ्रमण के दौरान। भ्रमण के समय लिखा है मास्क गमछा सबका प्रयोग करें।